हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। उम्मीद करते हैं आप अपने स्थान पर अच्छे होंगे, कुशल होंगे और अपनी पढ़ाई में लगे हुए होंगे। और जैसा कि हमने इतिहास के अंतर्गत 8वीं क्लास के माध्यम से 8वीं क्लास के अंदर इतिहास की जो बुक है उसका 3rd चैप्टर हमने शुरू किया हुआ है। और इसके अंतर्गत जो चैप्टर का हमारा नाम है कि ग्रामीण क्षेत्र का प्रशासन कैसे चलाना चाहिए। ग्रामीण क्षेत्र के जो प्रशासन है उसके बारे में हम जो है पढ़ रहे थे। और इसके अंतर्गत हम जो कंपनी के द्वारा समय समय पर जो विभिन्न प्रकार के बंदोबस्त चलाए गए, सेटलमेंट चलाए गए, उनको हम डिस्कस कर रहे थे। इसके अंतर्गत हम जो अपना अस्थाई बंदोबस्त जो लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा 1793 में लागू किया गया बंगाल क्षेत्र पर, क्योंकि बंगाल की दीवानी मिलने के पश्चात कंपनी को अपना राजस्व बढ़ाने का जो तरीका वो ढूंढ रहे थे, उनमें से एक मिला 1793 के अंदर। 1770 का जो अकाल पड़ा, उसके बाद 20 साल तक लंबी चर्चा होने के बाद 1793 में कार्ल मार्क्स के द्वारा जो है लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा जो है ये लागू किया गया था 1793 में स्थायी बंदोबस्त, जिसके तहत जो राजा और जो जमींदार लोग थे, रैयत जो वहाँ के तालुकेदार थे, उनको जमींदार घोषित किया गया था। और उन्होंने किस प्रकार से किसानों से लगान वसूल करके लोगों को दिया था। उसके बाद आए थे आपके जो हॉल्ट मैकेंजी साहब, जिन्होंने एक नई व्यवस्था शुरू की 1822 के अंदर, महलवारी। क्योंकि उत्तर भारत के अंदर महल जो है, महल जिसको कि गांव बोला जाता है, गांव एक महत्वपूर्ण संस्था थी। और सभी गांवों का जो राजस्व निर्धारित करके और गांव का जो मुखिया होता था उसको इसका जिम्मा सौंपा गया। वो गांव का जो है पूरा हिसाब जो है, पूरा टैक्स, पूरा राजस्व जो है वो कंपनी को सौंपता। उसके बाद आज हमारा जो डिस्कशन रहेगा वो रहेगा मुनरो व्यवस्था। मुनरो साहब ने कौन सी व्यवस्था लागू की, आज उसके बारे में हमारा डिस्कशन होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, ब्रिटिश नियंत्रण वाले दक्षिण भारतीय इलाकों में भी स्थायी बंदोबस्त की जगह नई व्यवस्था अपनाने का प्रयास किया जाने लग गया था। यानी कि जैसा कि उत्तर भारत में अनुभव किया गया कंपनी के द्वारा भी और स्थानीय लोगों के द्वारा भी, वहाँ पर किस प्रकार से जो स्थायी बंदोबस्त जो लागू किया गया था उसके अंदर विभिन्न प्रकार की जो खामियां देखने को मिले। उस प्रकार के बाद जो महलवारी सिस्टम आया वहाँ पर उत्तर भारत के अंदर, उसी के उसी की एक तरह से कदमों पर चलते हुए दक्षिण भारत के लोगों ने भी स्थायी बंदोबस्त के अंदर जो कमियां थी उनको दूर करने के लिए वहाँ पर जो भारतीय कंपनी अधिकारी थे भारतीय के क्षेत्र के अंदर, उन्होंने वहाँ पर एक नई व्यवस्था लाने का प्रयास किया। जो यहाँ पर जो नई व्यवस्था लागू हुई उस व्यवस्था को बोला गया रैयतवार या रैयतवारी, ये नाम दिया गया था। ये देखिए, कैप्टन अलेक्जेंडर रीड जो थे, कैप्टन अलेक्जेंडर रीड इस व्यवस्था को पहले ही जो कंपनी के तहत रहते हुए, जब इन्होंने मैसूर के साथ जो 4 युद्ध लड़े थे, टीपू सुल्तान, हैदर अली और इनके साथ जो युद्ध हुए थे, तो जो 1799 के आसपास का जो दौर था, उस दौरान इन्होंने जो मैसूर के शासक टीपू सुल्तान का जो एरिया था उस पर इस को जो है लागू करके पहले ही देख चुके थे ये। और इसके जो परिणामों को जो काफ़ी जो पॉजिटिव रहे, सकारात्मक परिणामों को देखते हुए उन्होंने क्षेत्र में फिर धीरे धीरे पूरे क्षेत्र में इस व्यवस्था को लागू करने का विचार बनाया। तो सबसे पहले कैप्टन अलेक्जेंडर रीड ने इसको जो एक तरह से एग्जाम्पल के तौर पर, उदाहरण के तौर पर वहाँ पर आजमाइश किया था। उसके बाद टॉमस मुनरो ने इस व्यवस्था को विकसित किया और धीरे धीरे दक्षिण भारत जो था, जहाँ पर अंग्रेजी शासन चलता था, अंग्रेज़ों के दिन जो भूभाग थे, उस व्यवस्था को पूरी तरह से लागू कर दिया गया। रीड और मुनरो को ये लगता था, इनका मानना था कि दक्षिण में परंपरागत जमींदार नहीं थे। परंपरागत जमींदारों का मतलब ये है कि यहाँ पर कोई बड़े भूस्वामी नहीं थे जिनको कि एक तरह से जिनका किसानों के ऊपर दबदबा हो, जो काश्तकार किसान उनके ऊपर दबदबा हो। तो परंपरागत नहीं होने के नाते इसलिए उनका ये मानना था कि उन्हें सीधे ही किसानों से, यानी रैयत है जो डायरेक्ट ज़मीन से जुड़ा हुआ व्यक्ति है, उसके साथ बंदोबस्त करना चाहिए, उसके साथ समझौता करना चाहिए, जो पीढ़ियों से उस ज़मीन के मालिक हैं, उस ज़मीन पर खेती करते आ रहे हैं। तो इस बात को मद्देनज़र रखते हुए राजस्व वसूली का एक ये नया तरीका अपनाया गया और उसका आंकलन किया गया। पहले उन्होंने खेतों का सावधानीपूर्वक और अलग अलग सर्वेक्षण किया। मुनरो का ये मानना था कि अंग्रेज़ों को पिता की तरह से, जैसे एक पिता
अपने बच्चों का लालन पालन करता है, वैसे ही अंग्रेज़ों को इन किसानों का एक संरक्षक रहते हुए, एक संरक्षण, एक गार्जियन के तौर पर इनका प्रोटेक्शन करते हुए हमें इनको अपने कॉन्फिडेंस के अंदर लेना, उनका विश्वास हासिल करना है और फिर हमें किसानों की रक्षा करते हुए यहाँ से अपना राजस्व वसूलना है। तो इस प्रकार से ये जो अलेक्जेंडर रीड और मुनरो साहब ने इधर आपकी जो रैयतवारी व्यवस्था है उसको लागू किया दक्षिण भारत के अंदर। और इस प्रकार से जो 3 व्यवस्थाएं थी अंग्रेज़ों के अधीन राजस्व वसूलने की, वो 3 अलग अलग क्षेत्रों में लागू की गई और इन्होंने कंपनी के राजस्व को बढ़ाने में काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान किया। अब यहाँ पर देखिए सब कुछ ठीक नहीं था। ये सब कुछ क्या ठीक नहीं था उसके बारे में हम थोड़ा सा जानने की कोशिश करते हैं। देखिए, नई व्यवस्था लागू होने के बाद महज कुछ साल के अंदर ही कई समस्याएं दिखाई देने लग गई थी, क्योंकि जाहिर सी बात है कि सभी लोग ऐसी व्यवस्थाओं से खुश नहीं होंगे। जो पहले राज कर चुके हैं उन लोगों को भी राजस्व चाहिए था, या जो क्षेत्रीय राजा थे उनकी आमदनी जो घटती जा रही थी, जिसकी वजह से जो टकराव की स्थिति बनती जा रही थी। देखिए, ज़मीन से होने वाली आमदनी बढ़ाने के चक्कर में राजस्व अधिकारियों ने क्या किया, बहुत ज़्यादा राजस्व तय कर दिया कि एक ज़मीन से हम कितना राजस्व वसूल कर सकते हैं। इसके लिए उन्होंने समय समय पर राजस्व को वो बढ़ाते चले गए। उस राजस्व की जो एक क्वांटिटी थी, जो मात्रा थी, वो पहले ही बहुत ज़्यादा कर दी गई थी। किसान राजस्व चुका नहीं पा रहे थे, रैयत गांव छोड़ करके भाग रहे थे। बहुत सारे गांव जो क्षेत्रों के में गांव जो हो बिल्कुल वीरान हो गए थे, गांव खाली हो गए थे कि जो किसान लोग थे गांवों को छोड़ छोड़ करके भाग। आशावादी अफसरों को ये उम्मीद थी कि नई व्यवस्था किसानों को संपन्न, उद्यमशील किसान बना देगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। ये मुनरो साहब और उनके जो इस व्यवस्था के जो प्रणेता थे, उनका ये मानना था कि इसके तहत किसानों को जो है काफ़ी अच्छी इनकम मिलने वाली है, काफ़ी अच्छी उनके यहाँ पर पैदावार होगी, जिससे कि क्योंकि कंपनी को जो राजस्व देना था वो निर्धारित था, वो राजस्व देना था, लेकिन जो पैदावार बढ़ेगी वो किसानों की बढ़ेगी और इससे किसान एक बड़े पैमाने पर एक उद्यमशील के भांति कार्य करना शुरू कर देंगे। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। ऐसा नहीं हुआ तो क्यों? देखिए, फिर यूरोप का प्रभाव जो है भारतीय क्षेत्रों पर, क्योंकि यूरोप में जिन वस्तुओं की डिमांड बढ़ती थी उन्हीं वस्तुओं की खेती जो है भारतीय भूभागों पर या उपनिवेशों के अंदर करने की कोशिश की जाती थी। देखिए, अंग्रेज़ों ने यहाँ भी यह भी महसूस किया कि ग्रामीण इलाके न केवल राजस्व प्रदान कर सकते हैं, बल्कि वहाँ यूरोप की ज़रूरतों के हिसाब से फसलें उगाई जा सकती हैं, फसलें पैदा करवाई जा सकती हैं। 18वीं सदी के आखिरी तक कंपनी ने अफीम और नील की खेती पर पूरा जोर लगा दिया, क्योंकि नील जो थी, नील के जो यूरोप के अंदर जो कपड़ा उद्योग हुआ था, जो वस्त्र उद्योग काफ़ी पनपा था, उसके लिए रंगाई के लिए नील की खेती चाहिए था। और नील भारतीय भूभाग के अंदर जो अर्धशुष्क क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों के अंदर नील का पौधा काफ़ी अच्छी तरह से पनपता था। तो इसके बाद लगभग 150 साल तक अंग्रेज देश के विभिन्न भागों में किसी न किसी फसल के लिए किसानों को मजबूर करते रहे। किसानों ने अपनी मर्जी से फसलें नहीं उगाई, किसानों को मजबूर किया गया। बंगाल में पटसन उगाने के लिए मजबूर किया गया, असम में चाय के लिए मजबूर किया गया, संयुक्त प्रांत यानी वर्तमान जो उत्तर प्रदेश है यहाँ पर किसानों को गन्ना उत्पादन के लिए मजबूर किया गया, पंजाब में गेहूँ के लिए, महाराष्ट्र व पंजाब के आसपास का जो एरिया था मद्रास, इनमें पंजाब में कपास के लिए और मद्रास में चावल के लिए किसानों को मजबूर किया गया। यानी अपनी ज़रूरत की फसलों को उगाने के लिए, बुआने के लिए किसानों को काफ़ी मजबूर किया गया। अब भला किसान ये सब कैसे किया गया? अंग्रेज़ों ने किसानों के साथ ये सब कैसे किया? क्या अंग्रेज़ किसानों को एग्री कर पाए, उनको परsuade कर पाए, या किसान इनका अपोज करते चले गए? ये हम आगे जानने की कोशिश करेंगे। देखिए, अंग्रेज़ों ने अपनी ज़रूरत की फसलों की खेती को फैलाने के लिए कई तरीके अपनाए, साम दाम दंड भेद सब तरीके अपनाए उन्होंने। इसी तरह की एक फसल है जो कि नील की खेती है, उसकी एक पद्धति के बारे में हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। देखिए, ये कपड़ा रंगाई का देखिए एक कलाकारी
कलमकारी छापा है ये 20वीं सदी का, ये भारत के अंदर जो चलने वाला। और ये मॉरिशस कॉटन छापा 19वीं सदी का, उत्तरार्ध इंग्लैंड का है ये भारत का है। इसकी डिज़ाइन देखिए और इसकी डिज़ाइन देखिए। यहाँ पर देखिए क्या रंग का भी कोई इतिहास है। रंगों की कहानी हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। चित्र 5 और 6 में सूती कपड़े के छापों की 2 तस्वीरें दी गई। जो बाईं तरफ चित्र 5 है उसमें भारत में का जो आंध्र प्रदेश के बुनकरों द्वारा बनाए गए कलमकारी छापा दिखाया गया है। दूसरी तरफ ब्रिटेन के प्रसिद्ध कवि और कलाकार विलियम मॉरिस के द्वारा बनाए गए फूल छापे हैं। दोनों छापों में एक बात समान है, दोनों में ही गहरे नीले रंग का इस्तेमाल किया गया है। ये समानता है रंगों के अंदर इस्तेमाल किया गया है। इसे आमतौर पर नील कहा जाता है, यानी ये जो गहरा नीला रंग कपड़े की रंगाई के अंदर इस्तेमाल किया गया था, इसको नील कहा गया है। क्या आप जानते हैं कि यह रंग किस तरह पैदा किया गया होगा, यानी नील की खेती कैसे करवाई गई। इन छापों में आपको जो नीला रंग दिखाई दे रहा है वह नील नाम के एक पौधे से निकलता है। इस बात की काफ़ी संभावना है कि 19वीं सदी के ब्रिटेन में मॉरिस के पौधे से ही तैयार किया गया होगा ये नील। पूरी संभावना है कि नील के पौधे से तैयार किया गया होगा, नॉट मार्क, नील के पौधे से ये तैयार किया गया होगा। उस समय भारत दुनिया में नील का सबसे बड़ा उत्पादक हुआ करता था, सबसे बड़ा स्रोत, विश्व के अंदर सबसे बड़ा स्रोत भारतीय हुआ करता था। और भारतीय नील की विदेशों में ज़बरदस्त मांग होती थी, क्योंकि कंपनी का शासन बढ़ता जा रहा था। कंपनी के अधिकार क्षेत्र में ज़मीनें ज़्यादा बढ़ती जा रही थी। जो स्थानीय राजा थे वो कंपनी के चंगुल में फंसते जा रहे थे। ऐसे में अंग्रेज़ों ने इस स्थिति का फ़ायदा उठाया और भारतीय नील की मांग जो थी वो विदेशों में क्यों इतनी थी, उसकी कहानी को देखिए। नील का पौधा देखिए मुख्य रूप से उष्णकटिबंधीय इलाकों में ही उगता है। और भारत, जैसा कि हम जानते हैं, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र और शीतोष्णकटिबंधीय क्षेत्र दोनों क्षेत्रों के अंदर आता है। 0 डिग्री से, यानी भारत का जो अक्षांशीय विस्तार देखें 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट जो अपना अक्षांशीय विस्तार है, जो कि 23.5 डिग्री तक क्या आ जाता है, अपना उष्णकटिबंध आ जाता है। उसके बाद शीतोष्णकटिबंध आता है। तो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र होने के नाते भारत के अंदर ये पौधा आसानी से पनपता था। 13वीं सदी तक इटली, फ्रांस और ब्रिटेन के कपड़ा उत्पादक कपड़े की रंगाई के लिए भारतीय नील के इस्तेमाल किया करते थे, यानी भारतीय नील के ऊपर डिपेंड थे ये लोग। उस समय भारतीय नील की बहुत थोड़ी मात्रा ही यूरोपीय बाज़ारों में पहुंच पाती थी। अब इतनी थोड़ी मात्रा पहुंच पाती है तो आप हिसाब लगा सकते हैं कि वस्तुओं के अंदर कि जिस वस्तु की मात्रा कम होती है तो उसके दाम कितने बढ़ जाते हैं, उसकी कीमत कितने बढ़ जाती है। तो इसकी कीमत काफ़ी ऊंची थी, इसलिए यूरोपीय कपड़ा उत्पादकों को बैंगनी और नीला रंग बनाने के लिए वोड नामक एक पौधा होता है, उस वोड नाम के पौधे पर इनको डिपेंड रहना पड़ता था। वोड पौधा शीतोष्ण क्षेत्र में उगता था, इसलिए यूरोप में आसानी से मिल जाता था। लेकिन वोड का जो कलर होता है और जो नील के पौधे का कलर होता है, इसमें दिन रात का अंतर होता था, क्योंकि नील के पौधे के जो नील होता है उसकी क्वालिटी, उसकी चमक देखते ही बनती थी। इसीलिए इस क्वालिटी की वजह से भारतीय नील की जो विदेशों के अंदर ज़्यादा मांग होती थी। उत्तरी इटली, दक्षिण फ्रांस व जर्मनी और ब्रिटेन के कई हिस्सों में यह पौधा उगता था। नील के साथ प्रतिस्पर्धा से परेशान होकर यूरोप के वोड उत्पादकों ने अपनी सरकारों पर दबाव डाला कि वे नील के आयात पर पाबंदी लगा दें। यानी देखिए क्या इन्होंने तरीका अपनाया कि भारतीय नील के ऊपर प्रतिबंध लगा दिया जाए, कस्टम ड्यूटी बढ़ा दी जाए। आयात पाबंदी लगाने का मतलब होता है कस्टम ड्यूटी लगा दी जाए, यहाँ पर इसके ऊपर बढ़ा दिया जाए, टैक्स बढ़ा दिया जाए। मगर कपड़े को रंगने वाले तो नील को ही पसंद करते थे। नील से बहुत चमकदार नीला रंग निकलता था, जबकि वोड से मिलने वाला रंग बेजान और फीका होता था। 17वीं सदी तक आते आते यूरोपीय कपड़ा उत्पादकों ने नील के आयात पर लगी पाबंदी में ढील देने के लिए अपनी सरकारों को राजी कर लिया। कैरिबियाई द्वीप समूह में स्थित सेंट डोमिंगो, ये सेंट डोमिंगो कैरिबियाई जो अपना दक्षिण अफ्रीका वाला जो क्षेत्र है, यहाँ में फ्रांसीसी
ये कैरेबियाई द्वीप समूह में जो सेंट डोमिंगो जो फ्रांस में था, ब्राज़ील में पुर्तगाली और जमैका में ब्रिटिश और वेनेजुएला में स्पेनिश लोग नील की खेती करने लग गए थे। यहाँ पर मान लीजिए जो नील की खेती को बढ़ावा दिया गया इन क्षेत्रों के अंदर। उत्तरी अमेरिका के भी कुछ भागों पर, बहुत सारे भागों पर नील के बागान जो हैं वो नज़र आने लग गए थे। यानी जहाँ जहाँ पर अंग्रेज़ों के उपनिवेश थे वहाँ वहाँ पर अंग्रेज़ों ने नील की खेती करवाना शुरू कर दिया। तो 18वीं शताब्दी के आखिर तक भारतीय नील की मांग और ज़्यादा बढ़ गई। ब्रिटेन में औद्योगिकरण का युग शुरू हो चुका था और औद्योगिकरण के अंदर सबसे पहले कपड़ा वस्त्र उद्योग को जो है काफ़ी प्रोत्साहन मिला था और उसके पास कपास उत्पादन में भारी इजाफा हुआ। अब कपड़ों की रंगाई की मांग और भी तेज़ी से बढ़ने लग गई। जब नील की मांग बढ़ी उसी दौरान वेस्ट इंडीज़ और अमेरिका से मिलने वाले आपूर्ति अनेक कारणों से बंद कर दी गई। यानी वेस्ट इंडीज और जो अमेरिका से यूरोप को जो आयात होता था, यूरोप को जो मिलता था नील, वो बंद हो गया। 1783 से 89 के 6 वर्षों के बीच दुनिया का नील का उत्पादन आधा रह गया था। वही उस दौरान ब्रिटेन के रंगरेज यानी कपड़ा रंगने वाले अब नील की आपूर्ति के लिए बेचैनी से किसी और स्रोत की तलाश करने लग गए और वो स्रोत हुआ जाकर के पूरा भारत से। यह नील कहाँ से मिल सकता था, इसके लिए कंपनी पर दबाव डाला गया और कंपनी ने भारतीय क्षेत्रों में जो किसान थे नील को बढ़ावा दिया गया यहाँ पर नील को, जिसकी वजह से आगे भारत के किसानों पर ज़बरदस्ती नील की खेती के जो ये दबाव डाला गया। और इसके लिए भारतीय किसानों में देखिए यूरोप में फिर भारत में ब्रिटेन की बढ़ती दिलचस्पी, क्योंकि अब अंग्रेज़ क्योंकि यूरोप के अंदर नील की मांग बढ़ने लग गई थी, तो अब अंग्रेज़ भारत में नील की खेती को किस प्रकार से चाहते थे, खेती करवाना चाहते थे। तो इसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। आज हमने जाना मुनरो का सिद्धांत और नील की कहानी के बारे में, और नील की कहानी को नेक्स्ट वीडियो में आगे बढ़ाएंगे भारत के संदर्भ में। आज हमने विश्व संदर्भ में जाना। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।